नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की। और आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी कहां पहुंच गई, तो एक कहावत और आपको पता ही होगा, एक गाना भी है कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन। कांग्रेस पार्टी खुद कंफ्यूज्ड है कि उसे करना क्या है, उसने जाना कहां है और उसने सत्ता में आना भी है या नहीं आना है, या फिर कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी है कि सत्ता के रास्ते उसके लिए धीरे धीरे बंद होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बनी है कांग्रेस पार्टी की, उस स्थिति में राहुल गांधी कांग्रेस कुछ इसी तरीके का इशारा कर रही है। आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कर्नाटक। अब कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी 7 जनवरी को, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। क्योंकि अक्सर जो है आपने देखा था, जब बिहार में चुनाव चल रहे थे तब नवंबर क्रांति की बातचीत चल रही थी और नवंबर क्रांति शुरू भी की। डीके शिव कुमार के समर्थित विधायक दिल्ली में डेरा जमाए बैठे थे। लगातार वो प्रयास कर रहे थे कि 20 तारीख को, 20 नवंबर को डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मामला क्या है सबको पता है। सीएम सिद्धारमैया जब कुर्सी पर बैठे तो डील फाइनल हुई थी, 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और 2.5 साल के लिए डीके शिव कुमार। तो उस वक्त भी हम बात कर रहे थे कि जनवरी माह में शायद सिद्धारमैया अपना पद छोड़ सकते हैं या सहमति जता सकते हैं। वैसे इसके आसार जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी सिद्धारमैया को कुर्सी से हटाती है तो फिर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है और वो मुश्किलें बढ़ाएंगे सिद्धारमैया, क्योंकि सिद्धारमैया अहिंसा की राजनीति करते हैं। तो दूसरी तरफ है डीके शिव कुमार, वोकालिका समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, पूरा समर्थन है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से एटीएम अगर वो कोई है तो वो है डीके शिव कुमार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण आप याद करिए, जिसमें सैकड़ों हजारों रुपए खर्च किए गए। क्यों खर्च किए गए, अगर उसको समझना है तो 2004 के बाद से, जब से राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी लॉन्च करने का प्रयास करती है। और हर बार यह एक ऐसा रॉकेट है जो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देता है, या हम कहें कि असफल हो जाता है। और अब तो असफलता जो है उसकी सीढ़ियां इतनी मजबूत और इतनी गहरी हो चुकी है कि वो शतक लगाने के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के ऊपर ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी के लोग जो समर्थक है उनको ही भरोसा है, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेताओं को भरोसा है कि जब तक राहुल गांधी है तब तक कांग्रेस पार्टी का सर्वाइवल नहीं हो सकता, रिवाइवल नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे कारण बहुत है। कारण एक जिसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि राहुल गांधी और उनकी जो सोच है वो ये है कि वो सीधे तौर पर देश की जनता, उनको कुछ करना नहीं पड़े और देश की जनता का यह फर्ज है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। अब देश की जनता बना नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है। तो 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी को यह भी नहीं पता कि किस मुद्दे पर जनता के साथ खड़े होना है और किस मुद्दे पर जनता के साथ खड़े नहीं होना है। अब 2014, क्योंकि 2014 देश के सामने गुजरात मॉडल, और यह सच्चाई है कि उस वक्त देश की जनता के सामने एक ही मॉडल था और वो था गुजरात मॉडल। और दूसरा उसका सबसे बड़ा कारण था, वो था कांग्रेस पार्टी की यूपीए 2 की सरकार की छवि। और उस छवि में एक और चांद लगा दिया, आपको पता ही होगा, लालू प्रसाद यादव ने। क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी 2004 से 2009 तक उसी कांग्रेस पार्टी में एक सहयोगी दल की भूमिका में थे और रेल मंत्री थे, जिसमें लैंड फॉर जॉब घोटाला हुआ। तो अब चार्ज जो है वो फ्रेम हो गए हैं। अब सजा कब होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक और चांद लग गया उस कांग्रेस पार्टी के उस भ्रष्टाचार का जो एक पूरा आंदोलन चला था उसमें। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और दूसरा गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी को समर्थन मिला और वो बन गए देश के प्रधानमंत्री।
उसके बाद आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी 2019 तक सिर्फ और सिर्फ विकास के मॉडल के ऊपर, कि विकास कब होगा, कब पैदा होगा, तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसी में उलझी रही। उसके बीच में 2017 के आसपास मौका मिला गुजरात में सरकार बनाने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर ध्यान देती हुई दिखाई नहीं दी। और 2019 के आते आते जो गुजरात का विकास का मॉडल था वो बदल चुका था राष्ट्रवाद के मॉडल में, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी रफेल में उलझी रही। और यह कांग्रेस पार्टी का आप समझ सकते हैं कि उस वक्त की समझ क्या थी और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली। 2024 में कारण बहुत सारे थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स थी उनकी निष्क्रियता हम जो है वो उसमें सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि लगा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीती जाना है तो हम घर से बाहर क्यों निकले, तो लोगों ने मतदान ही नहीं किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे, जिसमें हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों के, कुछ नेताओं का बड़बोलापन, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिए, उन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक चीज जो हुई वो ये थी कि भारतीय जनता को एक विपक्ष चाहिए था, क्योंकि उससे पहले विपक्ष ही नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी की सीटें बनकर हो गई 99। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी की इन भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और जो यात्राएं थी उसकी वजह से अगर 99 सीटें मिली, तो फिर उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, इसके अलावा दिल्ली, वहां पर कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ। और आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो यह इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कर्नाटक में सिद्धारमैया, जिसकी हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी की मुलाकात होगी डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया से, इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस ने इसको टालने के लिए नाश्ता पॉलिटिक्स का गेम भी खेला था, जिसमें सिद्धारमैया और शिवकुमार को एक दूसरे के घर जाकर नाश्ता करना था। तो अब नाश्ता तो हो चुका है। और दूसरी जिसकी हम बात कर रहे थे वो थी देवराज उर्स, जो सबसे ज्यादा कर्नाटका के इतिहास में मुख्यमंत्री पद पर रहे, 7 साल और 239 दिन। बाकी अगर आप देखोगे तो सिद्धारमैया से पहले देवराज उर्स को छोड़कर ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। भले ही हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात क्यों कर ले, आप येदियुरप्पा को याद करिए, सीएम बने, लेकिन जिस तरीके से खनन घोटाले में उनका नाम आया और उसके बाद में 2 मुख्यमंत्री बदलने पड़े भारतीय जनता पार्टी को। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी, सत्ता तो मिल गई, सरकार तो मिल गई, लेकिन एक दूसरा पेच, जिस तरीके का हम पहले मध्य प्रदेश में, पंजाब में और राजस्थान में 3 जगह पे हमने बात की थी, और अब जो है वो चौथा स्टेट आ गया कर्नाटका। तो कर्नाटका की गति क्या है आप सबको पता है। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं कि कर्नाटका की गति मध्य प्रदेश जैसी है, तो क्या डीके शिवकुमार कांग्रेस पार्टी छोड़कर तीसरा फ्रंट या दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए। संभावना जो है वो कम नजर आती है कि डीके शिवकुमार ऐसा करेंगे, लेकिन डीके शिवकुमार के लिए भी बड़ी चुनौती यह है कि सिद्धारमैया अगर कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो फिर अब उनको जो है वो शायद ही मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। तो फिर हम आ जाते हैं पंजाब। पंजाब वाली स्थिति इसलिए मैं ज्यादा इसमें जो है वो विश्वास करता हूं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरीके से गांधी परिवार की चमचागिरी करते करते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दमी अध्यक्ष है। हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से उनका अपमान किया जाता है, चाहे वो वायनाड की प्रियंका गांधी वाड्रा की नामांकन रैली ही क्यों ना हो। और फिर मजबूरी यह है मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि प्रियंका खड़गे को मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसी स्थिति में यह आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बजाय इस झगड़े को खत्म करने के लिए प्रियंका खड़गे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं उससे यह साफ तौर से नजर आता है, होगा या नहीं होगा यह तो समय का खेल है। और तीसरी जब हम बात करते हैं, और इसको पंजाब से अगर हम कोरिलेट करते हैं तो आपको पता होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी को अगर उनको सीएम पद से हटाना था तो चुनाव से लगभग 1.5 या 2 साल पहले हटाना था, ताकि नए मुख्यमंत्री को मौका मिल सके, काम करने का मौका मिल सके और वो एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर नवजोत सिंह सिद्धू के बजाय मुख्यमंत्री बनाया गया चरणजीत सिंह चन्नी को। तो क्या हाल हुआ पंजाब में? सीधे तौर पर
सत्ता की थाली जो है वो सजाकर अरविंद केजरीवाल को सौंप दी। और फिर हम आते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री तो नहीं बदला, लेकिन राजस्थान में 2023 का दिसंबर आते आते सरकार बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि जनता में अविश्वास आ गया। अब ऐसी स्थिति जो है वो कर्नाटक में बनी हुई है। तो सीएम सिद्धारमैया ने 7 साल और 240 दिन का जो रिकॉर्ड था कर्नाटक की राजनीति में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का, उसको पार कर लिया। तो अब आप संभावनाएं लगा सकते हैं, क्योंकि उस जिसको हम कहें कि कैटेगरी में अपना नाम दर्ज करा लिया जिसमें सबसे ज्यादा समय तक कार्यकाल उनके नाम रहेगा। तो क्या वो डीके शिवकुमार के लिए कुर्सी छोड़ेंगे? अब यह देखना होगा कि राहुल गांधी की इस मुलाकात के बाद में क्या निकल कर आता है। यह लड़ाई जो है वो खत्म होती है या फिर इससे ज्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरी तरफ जब हम कहते हैं ना कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन, कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान में यह घोषणा की थी कि 5 दिसंबर में देश भर में जो मनरेगा को खत्म करके, उसके नाम को खत्म करके वीबीजी रामजी जो है वो योजना लाई गई है, उसके खिलाफ एक तरीके से विरोध प्रदर्शन होंगे। तो 5 दिसंबर से आज हम बात कर रहे हैं 5 जनवरी से हम बात कर रहे हैं 13 जनवरी को। 13 जनवरी तक देश के कांग्रेस पार्टी के छोटे मोटे नेता जो है वो ऐसे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पे ऐसा कुछ चल रहा है या लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब साफ है कि देश की जनता, उसका भरोसा उठ चुका है, भले ही कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके की घोषणा करे। तो आपने देखा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता सड़क पर क्यों नहीं उतर रहा? तो सड़क पर इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि उनको पता है कि अगर अकेले चलना है तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा, उनके मिशन का क्या होगा। तो राहुल गांधी लगातार जो है वो 2-3 साल से आपने देखा, जब से लोकसभा में सीटें बढ़ी है, सर्जरी की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो एक भाषण होता है जो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दिया जाता है। उसके बाद राहुल गांधी को भी नहीं पता कि किसको बाहर निकालना है और किसको कांग्रेस पार्टी में कद जो है उसका बढ़ाना है। तो मनरेगा योजना जो है वो आपको पता है, और हर कोई भारतीय जो है वो इसको जानता भी है कि इस योजना में किस तरीके का भ्रष्टाचार होता था, किस तरीके से लिपापोती की जाती थी मिट्टी खोदने के नाम पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको, या न कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 100 दिन के बजाय इस रोजगार गारंटी को 125 दिन कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो 15 दिन से पेमेंट की देने की व्यवस्था थी उसको 7 दिन कर दिया गया। लेकिन इसमें जो बदलाव किया गया, अहम बदलाव वो ये था कि कुछ राज्यों में इसमें जहां 90 से 10% 90% केंद्र सरकार का बजट और 10% राज्यों का था, उसमें 60% केंद्र का हिस्सा और 40% राज्यों का हिस्सा। अब कुछ ऐसे राज्य हैं, आपने देखा होगा पंजाब हो गए और भी दूसरे राज्य, जो इसके खिलाफ लगातार जो है वो विधानसभा में बिल पेश कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इसको जो है वो गलत बता रहे हैं। आप उनकी मजबूरी समझेंगे तो फ्री बीज के चक्कर में उनके पास इतना बजट ही नहीं है कि इसको आगे चला सके। और उससे भी अहम बात यह है कि केंद्र सरकार, या हम कहें तो इसमें यह तय किया जाएगा, तय मानकों पर होगा कि काम क्या होगा। और फिर पेमेंट व्यवस्था जो सबसे बड़ी थी कि ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था से सीधा पैसा जो है वो उनके खाते में जाएगा जो मजदूर है, श्रमिक है। तो ऐसी स्थिति में बिचौलियों का धंधा जो है वो पूरी तरीके से बंद। तो कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है, और भारतीय जनता पार्टी को नाम क्यों बदलना पड़ा वो आपको समझ में आता है, क्योंकि वैसे तो अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक सरदार पटेल से लेकर जिन लोगों को गांधी परिवार ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए छोड़ दिया, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपनाती चली गई। और आज भारतीय जनता पार्टी दावा ठोक रही है। तो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के खिलाफ जो है वो कभी नहीं बोलती। अब महात्मा गांधी का नाम भी बदला, लेकिन उस नाम की जगह एक ऐसा नाम लाया गया जो हिंदुओं को आपस में जोड़कर रखे। और नाम बदलना इसलिए जरूरी था क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के कहने पर इसका नामकरण हुआ था मनरेगा। तो अगर योजना कितनी भी सुचारू रूप से चले, भारतीय जनता पार्टी कितना भी पैसा जो है वो उसके लिए आवंटित करे, लेकिन नाम जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही चलता, मनरेगा। तो उसको बदलना जरूरी था। आपने देखा होगा जब कांग्रेस पार्टी के किसी राज्य में सरकार आती है तो राजीव गांधी सेवा केंद्र हो जाते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो फिर वो अटल सेवा केंद्र में बदल जाते हैं। तो ये सत्ता के साथ जो है वो ये चलता रहता है परिवर्तन। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 5 जनवरी से 13 जनवरी लगभग 8 दिन में ये दिख गया
कि अब ये जो लड़ाई है वो सड़क पर नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि उनके साथ समर्थन दिखाई नहीं देता है, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। तो अब इसके ऊपर कर्नाटक की जो सरकार है वो कानूनी विचार कर रही है कि इसको किसी भी तरीके से मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। तो अब आप सोचकर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाने से क्या वो इस लड़ाई को जीत सकते हैं, क्योंकि हवाला जो दिया जा रहा है वो कह रहे हैं कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन का भारतीय जनता पार्टी दमन कर रही है। और 73वां और 74वां संशोधन क्या था आपको पता होगा। संविधान के 73वें 1993 में 92 और 93 में जो ये संशोधन हुए उसमें एक ग्रामीण विकास 73 और 74 जो है वो शहरी विकास। तो 74 में नगर पालिकाओं को शक्तियां दी गई और 73 में जो है वो ग्राम पंचायतों को शक्तियां दी गई। अब ये जो है वो इसका दमन बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार जो जनता के समर्थन से चुनकर आती है, अगर वो संवैधानिक प्रक्रिया से कोई बिल लेकर आती है या संविधान में संशोधन करती है और वो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाने का फैसला लेती है, जिस पार्टी का इतिहास है कि किसी भी तरीके से राज्य सरकारों पर, क्योंकि यहां मामला जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण का है। आपको तो पता ही होगा संविधान का जो संविधान जो बनाया गया संविधान निर्माताओं ने, उसमें 3 सूचियां रखी, एक केंद्र की, दूसरी राज्य की और तीसरी संवर्ती। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण आप समझ चुके होंगे कि पावर जो है वो शक्तियां राज्य सरकारों को भी दी गई और ग्राम पंचायतों को भी। लेकिन सवाल यह उठता है कि संसद में जो पारित कानून बिल जो है, जो मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, क्या उसको संवैधानिक चुनौती दे सकती है? और वो पार्टी इसके कहें जिसका इतिहास ये रहा है कि उसने जबरदस्ती जो है वो इस देश के ऊपर आपातकाल थोपा हो। तो यह है कांग्रेस पार्टी। यह है कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप जो खुद कंफ्यूज्ड है कि उसको किस मुद्दे पर जनता के सामने जाना है और किस मुद्दे पर उसको किस तरीके की लड़ाई लड़नी है, उसको खुद भी नहीं पता। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।